हेलो एवरीवन, क्लास 11th बच्चों। आज हमारा थर्मल फिजिक्स से टॉपिक रहेगा ट्रांसफर ऑफ हीट का। ओके, तो इससे पहले जो हमने क्लासेस ली है उनमें स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सब हमने पढ़ा। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ओके, अभी थर्मल फिजिक्स से ही और ये जो टॉपिक हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें पढ़ना है हमने हीट किस किस मोड के अंदर बेसिकली ट्रांसफर होती है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमें इतना तो पता है कि अगर एक बॉडी है ए, टेम्परेचर T1, एक कोई बॉडी है बी, टेम्परेचर T2, ठीक है, और कंडीशन है बच्चों T1 इज ग्रेटर देन T2। तो डेफिनेट यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से हीट फ्लो करेगी फ्रॉम ए टू बी। हीट फ्लो करती है ए टू बी। ऐसा कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। ओके, ये बात मैं आपको बोलता हूँ क्लास में भी कि बेसिकली देखो, आप ये चीज पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स में पढ़ रहे हो आप, इतना 10th क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, चार्ज फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। लिक्विड को फ्लो या फ्लूइड को फ्लो कराने के लिए प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। सेम इसी तरह से हीट फ्लो के लिए क्या रिक्वायर्ड है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, मैं अगर उसको डेल्टा टी से लिखता हूं तो विच इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। ठीक है, ये टेम्परेचर डिफरेंस जिसकी वजह से हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब यहाँ बेसिकली कितने मोड से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, वो हमने यहाँ डिस्कस करने हैं बच्चों। मतलब पढ़ना क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। समझ गए टॉपिक क्या रहेगा आज का हमारा? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मोड जो होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के, वो तीन तरह से बताए गए हैं। फर्स्ट एक कंडक्शन मेथड, कंडक्शन। दूसरा मेथड जो जनरली फ्लूइड के केस में यूज होता है, कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, और थर्ड इसमें बच्चों एक होता है रेडिएशन मेथड, जो सबसे फास्ट प्रोसेस है हीट के ट्रांसफर की। चलिए समझते हैं। पहले हम ना एक यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं इसको इजी करने के लिए। तीनों मोड देखिए एक ही एग्जांपल में हमारे कवर हो जाएंगे। कैसे? सपोज करो बच्चों, यहाँ ये कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ पार्टिकल्स है, या मान लो कुछ बॉयज ऐसे लाइन में खड़े हैं। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। देखिए कोशिश कीजिए, तीनों मोड्स हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। अब क्या हुआ कि इस फर्स्ट बॉय के पास एक बॉल है। क्या है जी? एक बॉल। अब इसको फर्स्ट बॉय को ये जो बॉल है वो लास्ट बॉय के पास पास करनी है। तो कैसे कैसे पास कर सकता है? देखिए, ये जो फर्स्ट बॉय है ये अपनी जगह से हिले बिना सेकंड वाले को दे दे कि भाई ले, ये तू आगे पास कर दे। तो फर्स्ट ने पास किया सेकंड के पास, सेकंड ने ऐसे थर्ड के पास, थर्ड ने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट। तो पहुंच जाएगी लास्ट वाले के पास बॉल ऐसे। क्लियर? इस मेथड को बच्चों बोलते हैं कंडक्शन मेथड। मतलब जो ये बॉल है ये पास कर रही है बॉय टू बॉय, या कहें तो फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल। और इसमें एक चीज और हम मेंशन करते हैं कि इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, कि ये नहीं पार्टिकल चल के सेकंड के पास इसको पास करके। ठीक है, ऐसे मेथड को बच्चों बोलते हैं कंडक्शन मेथड। देखिए सेकंड मेथड ये आया कि वो फर्स्ट जो है वो बॉल को लेके जाए लास्ट वाले के पास और बॉल देके भाई वापिस आ जाए। ठीक है, क्या समझाया मैंने? सेकंड मोड के लिए फर्स्ट जो है वो जाए किसके पास? लास्ट के पास, मतलब पार्टिकल का एक्चुअल मोशन हुआ और वापिस अपनी जगह पे आ जाए। तो यहां हम बोलते हैं ऐसे मेथड को कन्वेक्शन मेथड। अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही है तो कौन सा होगा? कन्वेक्शन मेथड। समझ पा रहे हैं मैं इस एग्जांपल से जो एक्सप्लेन कर रहा हूं? वेरी गुड। रेडिएशन। अब क्या था कि फर्स्ट है ना अपनी जगह से ही खड़ा हुआ और इन सब के ऊपर से फेंक देता है किसके पास? लास्ट के पास। फर्स्ट ने अपनी जगह से ही सबसे
लास्ट वाले के पास, इन सब के ऊपर से फेंक दिया। तो देखिए ये जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये होती है रेडिएशन। ऐसे हीट अगर जाए फर्स्ट से लास्ट के पास, ये सबसे फास्ट प्रोसेस होती है। और है भी जैसा देख रहे हैं आप कि यहाँ से सीधा इसने लास्ट वाले को पास फेंक कर दिया, उसको फेंक दिया। तो ये मेथड होता है इसमें रेडिएशन मेथड। आया समझ में? तो एक एक करके हमने इसको डिस्कस करना है, कंडक्शन को, कन्वेक्शन को, रेडिएशन को, इसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की बातें करनी है। और एक मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, देखिए कोशिश करते हैं यहां से समझने की। तीनों ही मोड हमारे को अगर एक एग्जांपल में देखने हैं तो बच्चों मान लीजिए ये ना कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड वाटर कंटेन किया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। और भाई यहां से हम नीचे से उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे हम यहां से हीट सप्लाई कर रहे हैं। ये इसका हैंडल है, मेटल का हैंडल है, ठीक है। तो यहां नीचे से हमने इसको हीट दे रखा है, और ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में लिक्विड कंटेन है। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हीट जो है पहले पहुंचेगी कंटेनर के पास, ठीक है, इस मेटल के पास, ये जो मेटल कंटेनर ले रखा है हमने। और फिर वो हीट थोड़ी देर में ये कंटेनर पूरा गर्म हो जाएगा, और मान लो हमने उसको यहां से पकड़ रखा है हैंडल को, तो कुछ टाइम के बाद हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा अगर ये मेटल का हैंडल है तो यहां मेटल के केस में जो हीट आई है, सॉलिड के केस में वो पार्टिकल से पार्टिकल चल के आई है, यहां से हमारे हाथ तक, यहां हैंड, ठीक है। क्या समझ में आया कि वो जो हीट है पार्टिकल टू पार्टिकल कंटेनर में ऐसे चलती हुई यहां तक आ गई। इस मेथड को बोलते हैं बच्चों, कौन सा हीट है ये, कंडक्शन मेथड से पास होके आई है। अच्छा, अब क्या हो रहा होगा, यहां कुछ ऐसा हो रहा होगा कि वो हीट जो है यहां वाले पार्टिकल, जो नीचे पार्टिकल है वाटर का, उसके पास भी पहुंची। अब जनरली वाटर का जो मॉलिक्यूल है हीट लेके क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। और हम डेंसिटी को क्या पढ़ते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। जब उस पार्टिकल का एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी और डेंसिटी घटेगी, ठीक है। और लेस डेंसर पार्टिकल क्या होता है, ऊपर आ जाएगा, उसकी जगह जो ऊपर ठंडा पार्टिकल था उसकी डेंसिटी हाई थी, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। देखिए ये ऊपर चला गया और ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इसमें पार्टिकल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है बच्चों। तो जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पर कि ये कैसा हीट जो है ट्रांसफर हो रहा है, कौन से मेथड को इसको बोलेंगे, कन्वेक्शन मेथड। तो जो कंटेनर हीट हो रहा है वो तो हो रहा है कंडक्शन से, जो कंटेनर में लिक्विड है वो हीट हो रही है कौन से मेथड से, कौन से मोड से, कन्वेक्शन से। और अगर हम यहाँ इस हीट के पास ही बैठे हैं, इस फायर के पास ही बैठे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमें भी हॉट फील होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हॉट फील करेगा ये ऑब्जर्वर। तो इसके पास जो हीट आई है, अब ना ये चल के गया हीट के पास, ना हीट चल के इसके पास आई है, तो यहां जो हीट आई है वो कौन सी प्रोसेस से आई है, रेडिएशन प्रोसेस से। क्लियर? तो यहां हम तीनों मोड्स देखने को मिल रहे हैं हमारे को। तो जो इधर इधर से इस कंटेनर के साइड में से जो ऐसे हीट निकल के आ रही है, और वो फ्लेम नहीं पहुंच रहा यहां तक, देखिए, बट उसका इफेक्ट यहाँ हमें को महसूस होने लग जाता है कुछ टाइम के बाद कि भाई हमें भी यहाँ हॉट फील होने लगता है। तो यहाँ जो हमारे पास हीट आई वो कौन से मेथड से आई है बच्चों, रेडिएशन मेथड से। तो तीनों मेथड इस एग्जांपल में हम यह कह सकते हैं कि कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन भी हो रहा है। क्लियर है ये? तो ये हमने इसमें मोड्स पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो भैया फर्स्ट हम यहां से ले लेते हैं हमारा कंडक्शन मेथड, ठीक है, कंडक्शन से हीट कंडक्शन मेथड। तो इसमें अगर हमें लिखना पड़े डेफिनेशन में, तो ये एक वो मोड है जिसके अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर एंड फ्रॉम हाई टेम्परेचर, सॉरी, फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर with without movement of particle, without
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इसमें पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो हम कहेंगे पार्टिकल से पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, दूसरे को ट्रांसफर करता है कोलाइड करके, कुछ इस तरह से ही। तो मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक सॉलिड रोड है, यहां से हम उसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ टेम्परेचर ए पे हाई हो गया और यहाँ बी पे टेम्परेचर क्या है, लो। तो हम कहेंगे हीट जो है वो पार्टिकल से पार्टिकल ऐसे आगे ट्रांसफर करके गई। ठीक है, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ हीट फ्लो करके जाती है पार्टिकल से पार्टिकल, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, और पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो कोई भी सॉलिड रोड है जैसे हमारे पास, तो जो जनरली सॉलिड्स होते हैं, जो मेटल सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड जो है वो इसी मेथड से हीट होते हैं। सॉलिड्स आर हीटेड बाय दिस मेथड, इसी मेथड से वो हीट होते हैं। ओके, बट इसके लिए जरूरी है कि वो हीट कंडक्टर हो बच्चा, ये जरूरी है कि जैसे देखो, मैं बात करूं इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, और एक बात करूं मैं इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो और आसान होगा। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो कंडक्टर में मैं बात करूं कॉपर है, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, और यहां पर मैं बात करूं प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक अभी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड ये भी है और सॉलिड ये भी है, लेकिन ये सॉलिड, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर और ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ऐसा क्यों? बिकॉज यस, याद आया होगा आपको, कॉपर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, आगे पास करते हैं, जबकि प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहां होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए फ्री कैरियर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही हीट को पास करने के लिए ए से भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां भी रिक्वायर्ड है। तो जो जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी रहते हैं। कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें से पास नहीं होती हीट। इसलिए एक एग्जांपल सिंपल सा, जो कुकिंग के जो बर्तन यूज करते हैं, कुकिंग के जो कंटेनर होते हैं, उनके जो हैंडल है, ताकि हीट हाथ तक ना पहुंचे, हैंडल जो उनके होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं या वुडन के बने होते हैं। याद आया ना आपको? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होंगे, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, जो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट में यहां लिखूं तो वो आल्सो कॉपर कह सकते हैं। तो अगर हमें लिखना पड़े गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो हम कह सकते हैं कॉपर, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्शन मेथड। इसमें हीट पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हुई, लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हुआ, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और इसके लिए क्या सीखा हमने कि क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर भी तो होना चाहिए ना जो हीट को कंडक्ट करे। अब इसी पे ही हम एक इसी का सब टॉपिक ले लेते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी पे चलेंगे बच्चों। थर्मल कंडक्टिविटी, तो क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को अपने में से क्या करना, पास। अब किसी भी सब्सटेंस का अलग अलग नेचर ऑफ मेटेरियल, देखिए कॉपर अपना एक नेचर रखेगा हीट को पास करने के लिए, एल्यूमिनियम का अपना अलग नेचर होगा। तो अलग अलग नेचर पढ़ने की बजाय हम उनके लिए ना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, जिसको भी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये आपने पढ़ा भी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है आपने इसी चैप्टर में ना, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। तो ये क्यों पढ़ना पड़ता है कोफिशिएंट, जरा सोचिए। तो हमें कोफिशिएंट इसलिए पढ़ना पड़ता है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई इसमें यूनिटी ये अमाउंट था,
तो यूनिटी चेंज करने से उसमें ये चेंज आया, नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? देखिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, याद आया? चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने कहा कि अगर किसी उस रोड की यूनिटी लेंथ 1 मीटर और उसमें चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, ये भी यूनिटी, तो नीचे भी यूनिटी और ये भी यूनिटी, तो हम कहेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एल। तो भैया 1 मीटर रोड लेंथ या 1 सेंटीमीटर कहें, ठीक है, सीजीएस में बात करें तो, और उसका टेम्परेचर बदलाव 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें उसकी लेंथ में जो चेंज आया वही उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी को। तो देखिएगा बड़ा आसान है और समझ में आएगा। मान लो मेरे पास इस तरह से कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड 3 डायमेंशन में, ठीक है, मैंने यहां पर एक फेस ये मार्क कर लिया और इसके अपोजिट एक फेस ये मार्क कर लिया, और मान लीजिए बच्चों ये टेम्परेचर T1 है हॉट फेस, और ये टेम्परेचर T2 है कोल्ड फेस। ठीक है, एक हॉट फेस है और एक कोल्ड फेस है। तो T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है, डिफरेंस है यहां टेम्परेचर का T1 माइनस T2, डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। अब होगा क्या, अब होगा ये कि सर हीट फ्लो करेगी, मैंने तो अलग अलग फेस पे अलग अलग टेम्परेचर लिया, तो हीट फ्लो करेगी सर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ऐसे हीट जारी होगी, बिल्कुल जारी होगी। तो मान लीजिए लेट dq हीट फ्लो इन टाइम dt, क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब बच्चों ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, ये देखिए किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक एक करके करते हैं। dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इसका एरिया मैं मान लेता हूं a, जिस फेस से हीट निकल रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका पहला फैक्टर बनता है। सर ये कैसे, समझिए प्रैक्टिकली है। अब विंटर डेज के अंदर जब हमारे को भी, ठीक है, जब हमारे को ठंड लगती है तो देखो हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, अपने हाथों को पैरों को सिकुड़ लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एरिया कम कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी से जो हीट पास कर रही है वो कम पास होगी, तो हमारे को ठंड कम लगेगी। जितना आपकी बॉडी से हीट पास करेगी ज्यादा, आपको ठंड लगेगी उतने। तो यहाँ भी ऐसे होता है जनरली, बाकी एनिमल्स में भी देखने को हमारे को मिलता है कि हाथों को और पैरों को सिकुड़ना, अपनी बॉडी को फोल्ड करना, ठीक है, ताकि हीट कम से कम निकल सके। तो ज्यादा एरिया होगा तो उसमें से हीट ज्यादा निकलेगी। भाई एक प्लेट ये है और एक मेरे पास ये प्लेट है, इसके इतने एरिया में से हीट निकल रही है, इसके इस पूरे एरिया में से हीट निकल रही है, ठीक है ना। तो ज्यादा एरिया में से हीट निकल रही है तो ज्यादा हीट निकलेगी कम टाइम के अंदर, 1 सेकंड में ज्यादा हीट निकलेगी, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? चलिए सेकंड पॉइंट यहीं लिख लेता हूं, dq अपॉन dt, चलो यहां स्पेस है, यहां लिख लेता हूं। देखो पहला फैक्टर आया dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, फर्स्ट dq अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े से डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो आप इसको dTV लिख सकते हैं, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। बट टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल पास पास ही ले रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं ले रहा अभी। तो स्मॉल के लिए मैंने यहां लिख लिया dt से टेम्परेचर डिफरेंस को। अब ये क्या, आगे इस चैप्टर में पढ़ना है हमने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने ये लॉ भी दिया था। और ऐसा होता भी है कि शुरुआत में कोई भी चीज जो ज्यादा गर्म होती है, मान लीजिए हॉट कॉफी है, तो शुरू में वो जल्दी हीट का लॉस करती है, जल्दी ठंडा होती है। हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होता जाएगा, फिर टेम्परेचर डिफरेंस कम होता चला जाएगा सराउंडिंग का और कॉफी का, फिर उसको हीट निकलने में टाइम लगेगा। तो शुरुआत में ज्यादा जो गर्म चीज होती है वो फास्ट रेट ऑफ हीट का लॉस करती है बच्चों, तो वो फटाफट से अपने टेम्परेचर का लॉस करने लगेगी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है।
सेकेंड पॉइंट एट लास्ट, तीसरा फैक्टर यहाँ पर लिखते हैं, ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मान लो इन दोनों फेस के बीच में डिस्टेंस थोड़ा माना है, मान लो डी एल, तो यहाँ लिख लेंगे डी एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एल। ये तो होगा ही भाई, ज़्यादा दूरी होगी तो हीट को पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, डी एल। ये तीन फैक्टर डिपेंड हो रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। अब इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ लिखने, तो हम लिख देंगे जी फॉर्मूला डी क्यू अपॉन डी टी इज डायरेक्टली किसके साथ था, एरिया के साथ था, टेम्परेचर डिफरेंस के साथ था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के साथ था। अब इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट मैंने k यूज कर लिया, a dt अपॉन में dx। इस k को हम बोलेंगे यहां पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए डी टी अपॉन में dx, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है। अब यहां से डिफाइन कर सकते हैं इसको कोफिशिएंट को कैसे, इफ एक चीज ये टर्म जो बन रही है ना हमारी डी टी अपॉन में dx, इसको हम नाम दे सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। याद करो वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऐसे डी टी अपॉन में dx क्या है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dx डिस्टेंस और इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, dt। अगर ये टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना मान लिया हम यहां से जी, यूनिटी, और एरिया को भी मैं यहां से क्या मान लेता हूं, यूनिटी। अब ये भी 1 और ये भी 1, तो हम क्या कहेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, के। डिफाइन हो गया यहां से कि भैया 1 मीटर स्क्वायर एरिया और उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिटी हो, तो उसमें से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसी को क्या बोलेंगे, उसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आया समझ में, फिर से रिपीट करूं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज हो 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो, तो 1 सेकंड में जो हीट निकाल रहा है वही क्या, उसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डिपेंड करता है अलग अलग नेचर ऑफ मेटल पे ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यहां तक आया समझ में, ठीक है। ये सॉलिड के लिए हम जनरली डिस्कस करते हैं इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। अच्छा, यहाँ से आप इसकी यूनिट वगैरह को चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे ना इसकी एसआई यूनिट निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी एसआई यूनिट। तो इसके लिए एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे, के को यहीं रखा, उधर क्या चला गया हमारा डी क्यू अपॉन में डी टी था ही ऑलरेडी, और ऊपर चला गया डी एक्स, नीचे आ गया ए और डी टी। चलो वैल्यू रख लेते हैं, डी क्यू हीट जूल, डी टी टाइम सेकेंड, ये मीटर, नीचे एरिया का मीटर स्क्वायर बना, और चेंज इन टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से 1 मीटर से मीटर कैंसिल, जूल अपॉन सेकेंड को हम आल्सो वाट भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू। अरे भाई वर्क अपॉन में टाइम, पावर वाट, तो हम लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन, या यहां पर आप डिग्री सेल्सियस का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग जाएगी। अब यहां पे है ना कुछ एप्लीकेशंस मिलेगी इसके बाद आपको थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस, वो आप एक बार बुक से सारी रीड कर लेंगे, मैं कुछ एक इसमें बता देता हूं। जैसा कि फर्स्ट एप्लीकेशन में हम कह सकते हैं कि विंटर के टाइम में हम देखते हैं कि जो मेटलिक हैंडल्स होते हैं वुडन डोर के ऊपर, तो वो कोल्ड ज़्यादा ठंडे लगते हैं हमारे को, तो यहां लिख सकते हैं इन विंटर मेटेलिक हैंडल्स appear colder
appear colder than wooden door. Appear colder than the wooden door. ठीक है, जो मेटल का उसका डोर होता है, क्योंकि मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जैसे ही वो टच करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या था, हाई था, और उसका टेम्परेचर क्या है, लोस है। तो उसने जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर गेन किया हुआ, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, तो उसने ये सारा अपना टेम्परेचर लॉस कर रखा है। जैसे आपको टच करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई था और उस हैंडल का बहुत कम था, तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था, तो आपकी बॉडी से फटाफट से हीट निकलने लगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको कैसा फील होने लगा, कोल्ड फील होने लगा। कुकिंग टेंसिल्स आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल्स। ठीक है, ये हम बात कर भी चुके हैं कि कुकिंग जो टेंसिल्स होते हैं आर प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल। ठीक है, पढ़ लेना एक बार इसको ना, इन सबको एप्लीकेशन को बुक में दे रखी है आपको, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं सिर्फ हेडिंग हेडिंग की बात कर रहा हूँ। एक इसमें आती है एप्लीकेशन, ए न्यू किल्ट। ए न्यू किल्ट इज वार्मर देन ओल्ड किल्ट। बच्चों, जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जैसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ऐसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। मतलब वो कंडक्ट नहीं करती, हीट को पास तो करती है, लेकिन कन्वेक्शन मेथड से पास करती है, बट कंडक्ट नहीं करती एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इन न्यू किल्ट, जो नई रजाई, ठीक है, जो रजाई हम यूज करते हैं सर्दियों में, वो वार्मर होती है, नई रजाई, कंपेरेटिवली ओल्ड रजाई के, पुरानी रजाई के। तो क्या होता है, पुरानी रजाई के अंदर जो कॉटन होता है उसकी एयर निकल जाती है, वो कंप्रेस होके, बार बार यूज कर रहे हैं उसको, बट उसको जब हम रिफ्रेश करा लेते हैं, नई नई अगर हम बात करें तो एक न्यू किल्ट की, तो उसमें जो कॉटन होता है उसमें एयर फिल होती है, और एयर जो है ना वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर जो है वो अलाउ नहीं करती, हीट को पास नहीं करती। ऐसे ही इसमें मुझे एक और एग्जांपल याद आ रहा है। मान लीजिए आपने एक सिंगल ब्लैंकेट लिया हुआ है, कंबल लिया हुआ है, और उतनी ही मोटाई में आपने उतनी मोटाई के जितने दो पतले पतले ब्लैंकेट लिए हुए हैं। तो अगर आप दो दो ब्लैंकेट का यूज करेंगे ना ऊपर नीचे डाल के, तो वो ज्यादा गर्म होंगे कंपेरेटिवली, एक उतनी ही उसकी उन दोनों की बराबर थिकनेस के जो ब्लैंकेट होगा उसके कंपेरेटिवली। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों को यूज करेंगे ब्लैंकेट को, तो उनके बीच में क्या आ जाएगी, एयर, और वो एयर क्या होगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट को अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे इसमें पढ़ोगे तो लिखा हुआ है एस्किमोस मेक डबल वॉल हाउस ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ आइस। ठीक है, जिनको आप इग्लू भी बोलते हैं। तो डबल वॉल जो उनके हाउसेज होते हैं, जो जनरली ना जहाँ पर बर्फ ही होता है, ठीक है, हीट नहीं ना के बराबर होती है, तो वहां पर वो आ, अपने आप को हॉट रखने के लिए ना क्या करते हैं, उनके जो घर होते हैं वो डबल वॉल हाउस होते हैं, तो उनके बीच में दो वॉल के बीच में क्या होती है, एयर होती है उस कैप के अंदर। तो वो एयर किसका काम करती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट का काम करती है। ऐसे ही एक एप्लीकेशन लिखी हुई है मेरे सामने कि व्हेन ए वायर गेज इज प्लेस्ड ओवर द बर्निंग बजन्स बर्नर, द फ्लेम डज नॉट गो बियॉन्ड द गेज। आप जैसा कि केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते होंगे, बर्नर जब यूज करते हैं एक, तो उसके ऊपर हमें ना ऐसे एक इस तरह की गेज, वायर गेज यूज करते हैं, ऐसे जाली बनी होती है ऐसे। ठीक है, और फिर हम उस पे वो कंटेनर रख देते हैं जिसको हमें गर्म करना है। इससे क्या होता है कि जो साइडों में फ्लेम निकल रहा था उसकी फॉर्म में हीट का लॉस नहीं होता, और फिर क्या करता है, ये जो नेट है, ये जो गेज है, ये हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और देखेंगे ये रेड हो जाता है। तो ये फैलने नहीं देता उस फ्लेम को, अपने अंदर हीट को कनेक्ट करके और फिर अलाउ करता है उसको, पास करता है इस कंटेनर के ऊपर। तो फ्लेम की फॉर्म में लॉस नहीं होता, ये अपने अपने आप अंदर कंडक्ट कर लेता है पूरा हीट को। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है डेली लाइफ की रिलेटेड टू थर्मल कंडक्टिविटी। तो ठीक है,
ये समझ में आया? मैंने एक मेथड आपको समझाया और इसमें आपको मैंने डिस्कस किया आपके साथ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं हमारे को करने को। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन ले लेंगे बच्चों, ठीक है? यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा बुक से भी, और ये टॉपिक आप तैयार करके रखना। तो कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।